एपिसोड 571 टू 580। अध्याय 571। ये लोग बीमार हैं। झाओ मिंग बहुत गुस्से में थी, लेकिन जी चेंग के सहयोग से वह शांत हो गई। फेंगजू, इस आदमी की बेटी को दरबार में लाओ, जी चेंग ने अपने बगल में खड़े फेंगजू से कहा। जी चेंग की बातें सुनकर व्यापारी घबरा गया और बोला, महाराज, आप उस लड़की को यहाँ क्यों लाना चाहते हैं? मैं तो अपने बेटे को भी यहाँ नहीं लाया, तो वह यहाँ कैसे आ सकती है? जी चेंग ने उस आदमी की ओर एक नज़र डाली और लापरवाही से कहा, तो उसके बेटे को भी ले आओ। अंडरस्को, उस व्यक्ति ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, महाराज, आप एक लड़की को दरबार में आने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? जब उसके पिता यहाँ हैं तो आप उसे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? जी चेंग ने अपनी बाहें उठाईं और फेंगजू की ओर देखा। इस अदालत सत्र की घोषणा जनता के सामने किसने की? फेंगजू आश्चर्यचकित तो हुई, लेकिन बिना देरी किए जवाब दिया, वह मंत्री लाओ थे। उसे यहाँ बुलाओ। फेंगजू ने सिर हिलाया और वापस जाने ही वाला था कि उसने झाओ मिंग के शब्द सुने, उससे पहले किसी को भेजकर उस लड़की को यहाँ बुलवाओ। फेंगजू ने अपने होंठ सिकोड़े और आदेश के लिए जी चेंग की ओर देखा। जी चेंग के सिर हिलाते देख उसने झाओ मिंग को प्रणाम किया और एक गार्ड को लड़की को यहाँ लाने का आदेश दिया। 1 मिनट बाद फेंगजू मंत्री लाओ को दरबार में लेकर आया। मंत्री लाओ, जब मैंने आपसे सार्वजनिक अदालत सत्र की घोषणा करने के लिए कहा था, तब आपने लोगों से क्या कहा था? जी चेंग ने लापरवाही से पूछा। उसका हाथ अभी भी झाओ मिंग का हाथ पकड़े हुए था। मंत्री लाओ इस अचानक पूछे गए प्रश्न से अचंभित रह गए और हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, महामहिम, मैंने आपके शब्दों को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से सुनाया था। अध्यादेश के वही शब्द जनता को पढ़कर सुनाए गए थे और मेरी जानकारी के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जी चेंग ने सिर हिलाया और पूछा, मेरे पूरे फरमान में क्या मैंने ये कहा है कि महिलाओं को अदालत से छूट दी गई है या उन्हें अदालत में आने की अनुमति नहीं है? मंत्री लाओ उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ क्षण रुककर उत्तर दिया, जहां तक मुझे याद है आपने ऐसे किसी नियम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। पहले तो वह हिचकिचाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे सही से याद है या नहीं। तभी अचानक जी चेंग ने सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जी चेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, उस फरमान में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है, तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि इन सत्रों में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं है? ये नियम किसने बनाया? आपने। उस व्यक्ति के साथ साथ जी चेंग की बातें सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये बात अध्यादेश में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ये सर्वमान्य और सर्वविदित था कि जब ऐसे सार्वजनिक अध्यादेश जारी किए जाते हैं तो यदि उनमें महिलाओं का उल्लेख न हो तो उन्हें छूट दी जाती है। यदि यह उनके लिए है तो इसे अध्यादेश में लिखा जाएगा। लेकिन महाराज, ये तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। दरबार में आने पर भी महिलाएं क्या कर सकती हैं? ऐसा तो है नहीं कि उन्हें शिकायत करने की कोई वजह हो। वे घर पर रहती हैं और आराम करने के अलावा कुछ नहीं करती। दरबार में वे क्या कर सकती हैं? उस व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए सोचा कि जी चेंग बेतुकी बात कर रहा है। हालांकि वह और भी बहुत कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ मिंग भी वहां क्यों बैठा था। एक महिला अदालत में क्या कर सकती है? झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और उसका खून खौल उठा। ये बेवकूफ़, वह कुछ कहने ही वाली थी कि जी चेंग ने कहा, हम सही कहा, महिलाओं को प्रेम प्रसंग करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले ऐसा होता था। हालांकि चूंकि दिवंगत सम्राट ने महारानी को दरबारी सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी थी, इसलिए यह पुरानी परंपरा टूट गई है। इस समय दरबार में एक महिला मौजूद है और वह महारानी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता है। जी चेंग ने सबकी ओर देखते हुए कहा, लगता है लोगों को अभी भी यह बात स्पष्ट नहीं है। मैं, जी राजवंश का सम्राट, उस परंपरा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रहा हूं जो महिलाओं को दरबारी सुनवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देती है। मंत्री लाओ, पिछले आदेश के संदर्भ में एक और आदेश जारी करें। अब से महिलाएं भी अदालती सुनवाई में शामिल हो सकेंगी। इतना ही नहीं, वे आगे आकर अपनी दलीलें भी पेश कर सकेंगी। इस अदालत में कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी समान हैं। उसका बयान सुनकर सब लोग चौंक गए, यहाँ तक कि झाओ मिंग भी उसके शब्दों को सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा बयान देगा। जी राजवंश के इतिहास में यह उनके द्वारा किया गया सबसे बड़ा परिवर्तन है। महिलाओं को अदालत में आने की अनुमति देना, पुरुषों और महिलाओं को समान कहना, यह ऐसी बात नहीं थी जिसकी उसने इस दुनिया में कभी उम्मीद की हो। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी क्योंकि जी चेंग पहले से काफ़ी बदल गया था। हालांकि उनकी नीतियां हमेशा प्रगतिशील रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पारंपरिक मानदंडों के खिलाफ काम नहीं किया और हमेशा उनका पालन किया। लेकिन कुछ ही महीनों में उनमें जबरदस्त बदलाव आ गया। उन्होंने न केवल शियाओली और वेंजू को दंडित किया, बल्कि एक विशेष जन अदालत भी गठित की। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उन्होंने महिलाओं को भी अदालत में आने की अनुमति दे दी। मंत्री लाओ चौंक गए, लेकिन अंत में उन्होंने सिर हिलाया और आगे की व्यवस्था करने के लिए अदालत से चले गए। वेंजू को उनके पद से निलंबित किए जाने के बाद से जी चेंग ने मंत्रियों की शक्ति को सीमित कर दिया है और अब वह ऐसी नीतियां बना सकता है जो उनकी पसंद की न हो। हालांकि कुछ चीज़ों के लिए उसे उनकी अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से कई चीज़ें वह खुद बना सकता है। इस वजह से उनमें से कई लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जी चेंग के पक्ष में भी हैं। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे तभी एक पहरेदार एक लड़की के साथ दरबार में दाखिल हुआ। इसी तरह दूसरा पहरेदार व्यापारी के बेटे को अपने साथ लेकर आया। गार्ड ने लड़की और आदमी को जी चेंग के सामने खड़ा कर दिया। उस लड़की को देखकर हर कोई उसके बारे में टिप्पणी करने लगा और उसकी खूबसूरत शक्ल और शादी से इनकार करने के कारण उसके विद्रोही स्वभाव की वजह से उसे चालाक और बदतमीज, उद्दंड लड़की कहने लगा। ये टिप्पणियां सुनकर झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि जिस लड़की और उस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी, उसे देखकर उसका चेहरा उतर आया।
उसके चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उस लड़की की शादी उस आदमी से कराने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग बीमार हैं। अध्याय 572 बेहतर। उस लड़की और उस लड़के के बीच का अंतर देखकर झाओ मिंग अवाक रह गया, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। लड़की युवा प्रतीत होती है और उसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष है, जबकि पुरुष की उम्र लगभग 30 वर्ष है। जी चेंग भी उससे छोटा है। जब लड़की बीच में खड़ी हुई तो वह गाओ लिन और उसके पिता की शत्रुतापूर्ण निगाहों से भयभीत हो गई। वह वहीं खड़ी रही जबकि उसके पिता ने शादी के लिए सहमति जताते हुए उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अनदेखा कर रही हो और झाओ मिंग को घूर रही हो। ये देखकर झाओ मिंग की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। हालांकि लड़की कमजोर और डरी हुई दिखती है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि वह कभी भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं ढालती। इस बार जी चेंग ने उस लड़की की तरफ देखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। चूंकि वह लड़की यहाँ है, इसलिए वह नहीं चाहता कि वह उससे डरे। झाओ मिंग के लिए बेहतर होगा कि वह उस लड़की से स्थिति के बारे में पूछे। झाओ मिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया क्योंकि वह उसकी निगाहों का अर्थ समझ गई थी। उसने लड़की की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, जू हुआ है ना? मुझे बताओ, तुमने उससे शादी करने से इनकार क्यों किया? उसे उस आदमी का नाम याद नहीं था, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। जब झाओ मिंग ने यह सवाल पूछा तो गाओ लिन ने जू हुआ की ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, महाराज, इसका क्या कारण हो सकता है? आप इस कुतिया से कारण पूछ रहे हैं? उसी की वजह से मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई है। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि एक लड़की ने मेरे साथ क्या किया। तुम मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो? इसकी क्या ज़रूरत है? शिकायत तो हमने ही की है, इसलिए उसे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने से उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन लगता है उसे कोई कमीना मिल गया है, इसीलिए उसने शादी करने से मना कर दिया है। उस आदमी ने लड़की को घृणा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसके शब्द उसके पिता के शब्दों से कहीं अधिक कठोर थे। झाओ मिंग ने उसे घूरते हुए एक स्वर में कहा, क्या मैंने तुमसे सवाल पूछा था? मेरी बात काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत भूलो कि यह अदालत है। अपना व्यवहार सुधारो, वरना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। समझे? उसकी बातें सुनकर जी चेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झाओ मिंग की डांट सुनने के बाद उस आदमी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। लड़की ने झाओ मिंग को देखकर मुस्कुराया और झाओ मिंग द्वारा उस आदमी को डांटते हुए देखकर उसे सुकून मिला। महाराज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह विवाह मेरी अनुमति के बिना तय किया गया है। मेरे पिता द्वारा यह विवाह तय करने से पहले मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं गया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी निगाहें झाओ मिंग पर टिकी रहीं। हाँ, तुम लड़की हो, तुम्हारे पिता तुमसे अनुमति क्यों लेंगे? क्या ये लड़की बिल्कुल बेवकूफ़ है? ये चाहती है कि शादी तय करने से पहले उसके पिता उससे पूछें। मुझे लगता है गाओ लिन सही कह रही है। इस लड़की का वाकई किसी के साथ अफेयर है और उसने उसे धोखा दिया है। झाओ मिंग ने दूसरों की फुसफुसाहट सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। वे तो अदालत में भी चुप नहीं रहते। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने बगल से जी चेंग की ठंडी आवाज़ सुनी। कौन बोल रहा था? ये दरबार है, कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं। आपको बोलने की अनुमति तभी है जब आपसे पूछा जाए, अन्यथा चुप रहें। उनकी ठंडी आवाज़ शाही महल में गूंज उठी और उन्होंने सब पर गुस्से से देखा। ये सुनकर सभी गार्ड समझ गए और भीड़ को शांत रखने के लिए उसके पास खड़े हो गए। जी चेंग के गुस्से को देखकर सब चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में घृणा स्पष्ट झलक रही थी। झाओ मिंग ने गहरी सांस ली और लड़की की ओर देखते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी अनुमति के बिना आयोजित किया गया था तो तुमने पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया? कुछ महीनों बाद ही तुमने इसके खिलाफ विद्रोह करने का फैसला क्यों किया? जू हुआ ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, मैंने पहले भी इसका विरोध किया था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पिता ने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और इस शादी के लिए मुझे मजबूर किया। हालांकि मैं गाओ लिन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी की रखेल नहीं बनना चाहती। मास्टर गाओ की पहले से ही एक कानूनी पत्नी और 3 रखेलें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुझे रखेल के रूप में रखेंगे, पत्नी के रूप में नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए मैंने इस शादी का विरोध किया और इसके चलते आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे पिता ने इस शादी को रद्द करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने इस शादी को रद्द करने का फैसला किया तो गाओ लिन के पिता ने हमें धमकी दी कि वह सबको हमारे खिलाफ भड़का देंगे और सबका बहिष्कार करवा देंगे ताकि हम गाँव में रह भी न सकें। झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाकर गाओ लिन और उसके पिता की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। क्या उसने जो कहा वह सही है? झाओ मिंग ने गाओ लिन के पिता की ओर देखा और ठंडी आवाज़ में पूछा, क्या तुमने सचमुच उसके पिता को धमकी दी थी कि तुम गांव में उनके परिवार का बहिष्कार करोगे और उसका कारोबार बर्बाद कर दोगे? जब झाओ मिंग ने अचानक उससे सवाल किया तो व्यापारी अचंभित रह गया। उसने अपने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया, महाराज, मैं बस गुस्से में था। मैं बस उसे यह कहना चाहता था कि जू हुआ का विवाह मेरे बेटे से करना बेहतर होगा। मैंने धमकी देने में कोई गंभीर बात नहीं की थी। वह अजीब तरह से हंसा। तुम उससे शादी करने के लिए इतने अड़े क्यों हो? जब उसने कहा कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम उस पर खुद को क्यों थोप रहे हो? उसने गाओ लिन की ओर मुड़कर झुंझलाहट से पूछा। क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी उसे भी देर सवेर किसी से शादी करनी ही है। अगर वह मुझसे शादी कर ले तो उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। जब उसने पहली बार जू हुआ को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। वह जवान और खूबसूरत है। हालांकि जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उसके साथ कोई बातचीत नहीं की। इसीलिए उसने अपने पिता को उसके पिता के पास ये प्रस्ताव रखने के लिए भेजा और क्योंकि उस समय उसका परिवार दयनीय स्थिति में था, इसलिए उसने जू हुआ को अपनी रखेल बनाने के बदले में उनके व्यवसाय में सहयोग करने की पेशकश की। झाओ मिंग ने हल्के से उपहास करते हुए कहा, बेहतर। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी करने से उसका भला होगा?
और क्या तुम्हारे पास पहले से ही 3 रखेलें नहीं हैं? तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? अगर वह शादी नहीं करना चाहती तो उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? झाओ मिंग की बातें सुनकर वह आदमी अवाक रह गया। क्या शिकायत करने वाले वे ही नहीं थे? फिर वह लड़की का पक्ष क्यों ले रही है? अध्याय 573। वह क्रोधित है। झाओ मिंग ने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए उसने दोबारा पूछा, मैं इसे इस तरह से कहूँ, आपके पास केवल एक कानूनी पत्नी और 3 रखेलें हैं, है ना? और ये लड़की आपकी रखेल नहीं बनना चाहती, तो क्या आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? उस आदमी की भौहें तन गईं जब उसने उसका सवाल सुना। उसने लड़की की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, महाराज, वह तो बस एक मामूली व्यापारी की बेटी है, और वह खुद एक रखेल की बेटी है, तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और गाओ लिन को घूर कर देखा, जो घमंडी निगाहों से जू हुआ को देख रही थी। उसके जैसे पुरुष हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। दूसरी ओर वे केवल हारे हुए लोग हैं, और कई रखेलें रखने में क्या बुराई है? क्या महाराज के पास भी इतनी सारी पत्नियां नहीं हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। अंडस्को, उसके शब्दों ने सबको भय से अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया। उसके शब्द बहुत ही साहसी थे। बेटे की बातें सुनकर उसके पिता भी चिंतित हो गए। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और कब कहें। जी चेन की भौहें उसकी बातें सुनकर तन गईं। हालांकि जब उसने झाओ मिंग की ओर देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह उसके मन की बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसे एक बात का पूरा यकीन था, वह नाराज है। झाओ मिंग कुछ मिनटों तक गाओ लिन को बस देखता रहा और कुछ नहीं बोला। पूरा दरबार इतना शांत था कि सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, झाओ मिंग ने उपहास करते हुए गाओ लिन को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। महाराज की कई पत्नियां थीं, लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने साम्राज्य की रक्षा के लिए उनसे विवाह किया था। लेकिन आप सही हैं, इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन उसने कानूनी तौर पर सभी से शादी की है और उन्हें रखेल के रूप में नहीं रखा है। तुम्हारे विपरीत, जिसकी केवल एक ही कानूनी पत्नी है और तुमने बाकी सभी को रखेल के रूप में रखा है। इतना ही नहीं, तुम अपनी आधी उम्र की लड़की को भी अपनी रखेल बनने के लिए मजबूर कर रहे हो। किसी ने कुछ नहीं कहा और सबने झाओ मिंग की बातें सुनी। यहाँ तक कि जी चेंग भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। महाराज, रखेल रखने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, हर कोई ऐसा करता है, यह कोई नई बात नहीं है। और रखेल होने में क्या बुराई है? इन महिलाओं को ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि कोई उनमें दिलचस्पी रखता है। गाओ लिन ने शेखी बघारते हुए जू हुआ की ओर मुड़ा और उसे घृणा भरी निगाहों से घूरने लगा। ये लड़की, ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने ही पहले दिलचस्पी दिखाई थी, वरना ये सड़कों पर घूम घूम कर मर्दों को रिझा रही होती। अंडस्को। अदालत में मौजूद लोग उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अदालत में ऐसी बातें कहेंगे। जी चेन के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर उदासी छा गई। तुम सही कह रहे हो, महिलाओं को रखेल बनाकर रखने में क्या बुराई है? झाओ मिंग ने गाओ लिन को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, तो क्या आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आपकी पत्नी दूसरे पुरुषों को घर लाए और उन्हें अपना आश्रित बनाकर रखे? तब आपको कैसा लगेगा? क्या आप इससे सहमत होंगे? महाराज, आप हद पार कर रही हैं। गाओ लिन ने उसके ये शब्द सुनकर चिल्लाकर कहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी को घर लाएगी। वो उसे और उस आदमी को एक साथ मार डालेगा। उसके साहसी शब्दों को सुनकर जी चेंग भी अचंभित रह गया। उस समय उसे एहसास हुआ कि वह उसके द्वारा अन्य साथियों को लाने से कभी भी सहमत नहीं थी। उसने पहले कभी अपनी असंतुष्टि नहीं दिखाई, लेकिन उसके शब्दों से यह स्पष्ट है कि उसे अन्य पत्नियां रखने की यह व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्या तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते? अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम अपनी पत्नी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह इसे स्वीकार कर लेगी? तुम इस लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह इसे स्वीकार कर लेगी? उसने जू हुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ, इस अदालत में कितने पुरुष अपनी पत्नियों को दूसरे पुरुषों के साथ देख सकते हैं? क्या आप वही कर सकते हैं जो आप अपनी पत्नियों से अपेक्षा करते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप अधिकारपूर्वक अपनी पत्नियों से समझने का अनुरोध कर सकते हैं? उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और प्रश्न पूछते हुए सभी की ओर देखा। झाओ मिंग के सवालों का सामना करते हुए उन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। तुम पुरुषों को किस हक से अपनी पत्नियों से बेहतर होने का दावा करने का हक है? सिर्फ इसलिए कि तुम पुरुष हो, बस इतना ही। तुम्हें पता है, इस तरह का रवैया बिल्कुल भी मर्दाना नहीं है, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। सच्चा पुरुष स्त्री को स्त्री की तरह मानता है, वस्तु की तरह नहीं। वह भी एक इंसान है, आपकी संपत्ति नहीं। झाओ मिंग के शब्द स्पष्ट और बुलंद थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले। ऐसा इसलिए नहीं था कि सभी लोग सहमत थे, खासकर गाओ लिन, बल्कि इसलिए कि जी चेंग के कारण उसे चुप रहना पड़ा। जी चेंग की डरावनी निगाहें ही उसे चुप कराने के लिए काफ़ी थीं। अपनी बात कहने के बाद झाओ मिंग शांत हो गई। ये शब्द उसे बहुत समय से परेशान कर रहे थे। ये सच है कि जी चेंग की इतनी सारी पत्नियां होने से वह सहज महसूस नहीं करती। हालांकि वह जानती है कि उसकी शादी सिर्फ एक वैवाहिक गठबंधन थी और अगर उसके पास विकल्प होता तो वह ऐसा नहीं करता। लेकिन उसे अब भी यह ठीक नहीं लग रहा है, खासकर जिस तरह से यहाँ के लोग महिलाओं के बारे में सोचते हैं। क्या स्त्री होना अपराध है? वे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी क्यों नहीं कर सकती? वे लड़कों की तरह स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकती? शादी के मामले में समझौता सिर्फ उन्हें ही क्यों करना पड़ता है? बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। वह नहीं जानती कि वह इस दुनिया में कितने समय तक रह सकती है, लेकिन वह इस दुनिया के लोगों के लिए वह सब कुछ करना चाहती है जो वह कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है।
उपन्यासों या नाटकों में पढ़ी कहानियों के विपरीत वह एक महारानी है और उसके पास कुछ बदलाव करने की शक्ति है। सौभाग्य से जी चेंग भी उनका समर्थन करते हैं और उन्होंने कभी भी उनकी विचारधारा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी सोच इस दुनिया के लिए बहुत प्रगतिशील है, फिर भी उसने उससे कभी कुछ नहीं कहा। यही वजह है कि वह उसके प्यार में और भी गहराई से डूबने से खुद को रोक नहीं पाती। उसे अपनी दुनिया में भी उतना महत्व नहीं मिला जितना उसे मिल रहा है। बोलने से पहले जी चेंग ने झाओमिंग की ओर एक नज़र डाली और कहा, महारानी झाओमिंग ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम पुरुष वास्तव में स्वार्थी हैं। जब हमने कभी महिलाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की तो हम उनसे समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उन्होंने गंभीरता से बोलते हुए सभी को संबोधित किया और बीच बीच में झाओमिंग की ओर भी देखा। इसी कारणवश मैं जी राजवंश का सम्राट जी राजवंश के नियमों की पुस्तिका में एक और संशोधन करना चाहता हूँ। अध्याय 574। क्या यह मेरी वजह से है? जी चेंग ने गंभीर निगाहों से सभी को देखा और दरबार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। सभी की बात सुनने के बाद और महारानी झाओमिंग के शब्दों के आधार पर मैं जी राजवंश का सम्राट जी राजवंश की नियम पुस्तिका में एक और संशोधन करना चाहता हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो सभी लोग उनके शब्दों को सुनकर अचंभित और भ्रमित हो गए। सम्राट द्वारा नियमों में संशोधन करना सामान्य बात नहीं है। अब से एक पुरुष के कई पत्नियां रखने की लंबी परंपरा समाप्त कर दी जाएगी। अब एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता और न ही वह कोई रखेल रख सकता है। ये पुरानी परंपरा न केवल रखेल बनाकर रखी जाने वाली महिलाओं के प्रति क्रूर है बल्कि उनके बच्चों के प्रति भी क्रूर है। जी राजवंश विकास और प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। सम्राट की दृष्टि में उनकी सभी प्रजा उनके बच्चे हैं, चाहे पुरुष हों या महिलाएं। यदि इस लंबी परंपरा के कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो हमें इस परंपरा को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी चेंग के शब्दों ने दरबार में हंगामा मचा दिया। इस लंबी परंपरा को समाप्त करने की उनकी इच्छा सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। व्यापारी और उसका बेटा गाओ लिन भी हैरान रह गए। क्या उसने महारानी की नापसंदगी के कारण ही इस सदियों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया? झाओमिंग भी हैरान रह गई। उसने सोचा था कि वह शायद कुछ और बदल रहा होगा या महिलाओं के लिए कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस परंपरा को खत्म कर देगा। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ साल पहले से हो रही है, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है और जी राजवंश के इतिहास का एक हिस्सा रही है। दिवंगत सम्राट जी चेंग के दादा एक प्रगतिशील व्यक्ति थे और उन्होंने कई बदलाव किए और देश को एक ऐसा आकार दिया जो अन्य समकालीन राजवंशों से अलग है। हालांकि जी चेंग ने यह एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। क्या ये मेरी वजह से है? जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। महाराज, आप इस लंबी परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं? क्यों? रखेल रखना कोई अपराध नहीं है। इसे क्यों समाप्त किया जाना चाहिए? गाओ लिन घबरा गया क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। झाओमिंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं, लेकिन जी चेंग ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उसे फटकार लगाए। यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन पहले था, अब से यह अपराध होगा। ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास पहले से रखेले हैं, लेकिन अब से कोई भी रखेले नहीं रख सकता या एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। जी चेंग ने दरबार में उपस्थित सभी पुरुषों पर एक नज़र डालते हुए कहा। साथ ही मंत्री लाओ, कृपया पैराडाइज स्कूल के प्रमुख से बात करें और उनसे कहें कि वे स्कूल में लड़कियों के प्रवेश की व्यवस्था भी करें। अंडरस्को। जी चेंग के बोलते रहने से लोग स्तब्ध रह गए। उनके शब्द और आदेश सबको चकरा रहे थे। एक दिन में वह व्यवस्था में कितने बदलाव करने वाले हैं। महामहिम, आपने लड़कियों के स्कूल में प्रवेश की बात कही। क्या आप चाहते हैं कि लड़कियां स्कूल जाएं? मंत्री लाओ ने हैरानी से पूछा। जी चेंग ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। इतना ही नहीं, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी शाही कोष से सहायता दी जाएगी। लड़कियों की शिक्षा के लिए एक अलग कोष बनाया जाएगा जिससे उनकी शिक्षा का खर्च उठाया जा सकेगा और माता पिता बिना किसी बोझ के अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकेंगे। साथ ही महिलाओं के लिए एक अलग स्कूल बनाने की व्यवस्था करें। कुछ महिला शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करें। अगर बेटियों को महिला शिक्षक पढ़ाएंगी तो माता पिता अधिक निश्चिंत रहेंगे। जी चेंग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अंडरस्को। झाओमिंग चौंक गई और अनजाने में उसका मुंह खुल गया। उसके शब्द इतने परिचित क्यों लग रहे हैं? काम खत्म होने के बाद वह उसकी तरफ मुड़ा और उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, यही तो तुम चाहती हो, है ना? जब उसे एहसास हुआ कि उसने वही सब बातें कही थी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कुछ दिनों से वह डायरी लिख रही है। उसे नहीं पता कि वह यहाँ कितने दिन रहेगी या भविष्य में क्या होगा, लेकिन उसे याद आया कि इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली उसकी एक सहेली ने एक बार कहा था कि किसी विशेष कालखंड का इतिहास रचने में लिखित जर्नल, डायरी या दस्तावेज बहुत सहायक होते हैं। तो एक समय ऐसा आया जब उसने अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं या उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया जिन्हें वह बदलना चाहती है या उन चीज़ों को जिन्हें वह पसंद नहीं करती है। उसने उससे यह बात छुपाने की कोशिश की थी, तो फिर उसने वह कैसे पढ़ ली? उसने जो बदलाव किए हैं उन सब का जिक्र उसने अपनी डायरी में किया है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह न केवल उसकी डायरी पढ़ेगा बल्कि उन सभी बदलावों का जिक्र भी करेगा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। मंत्री लाओ को झटका लगा, लेकिन उनके पास उनके सुझावों पर सहमति जताने और सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे अभी उनके शब्दों के विरुद्ध नहीं जा सकते। उन्होंने सोचा कि अन्य मंत्री उनके इन बदलावों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो महल में अफरा तफरी मच जाएगी। सत्र समाप्त होने के बाद झाओमिंग और जी चेंग अपने कक्ष में जाने के लिए अदालत से चले गए। अदालत से निकलते समय वह लोगों की फुसफुसाहट सुन सकती थी और यह स्पष्ट था कि उनमें से कई लोग खुश नहीं थे। चूंकि वे सभी पुरुष थे और इन बदलावों का उद्देश्य महिलाओं पर उनके नियंत्रण को कम करना था, इसलिए इससे वे और भी ज़्यादा घबरा गए।
हालांकि उसे कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी सुनने को मिलीं। केवल जू हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ पुरुषों ने भी जी चेंग के फैसले की सराहना की और इस बदलाव का समर्थन किया। उस समय उसे एहसास हुआ कि हर पुरुष गाओ लिन या उसके पिता शी रोंग जैसा नहीं होता। उनमें से कुछ जी चेंग जैसे या अन्य ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने उसके फैसलों का समर्थन किया। अदालत से निकलने के बाद उसने उस पर एक नज़र डाली और उसे खुशी हुई कि नए जीवन में उससे मिलना उसके लिए सौभाग्य की बात थी। यह आदमी उसे अपनी पत्नी होने पर गर्व का एहसास कराता है। उसे कभी भी स्त्री होने पर इतना अच्छा महसूस नहीं होता क्योंकि बचपन से ही उसने समाज में महिलाओं के प्रति मौजूद पूर्वाग्रहों को देखा है। उसे ये टिप्पणियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं कि वो बहुत सुंदर और घमंडी है या एक महिला होने के नाते बहुत ज्ञानी है। भले ही वो आधुनिक दुनिया में रहती थी, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह आज भी वैसे ही थे और हर महिला को किसी न किसी तरह की कठिनाइयों और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जी चेंग की वजह से उसे स्त्री होने पर गर्व महसूस होने लगा। उसकी बातें और जिस तरह से वह उसे दुलारता है, उससे उसे स्त्री होने का अच्छा एहसास होता है। पहले जिन कुछ पुरुषों से वह मिली थी, उनके कारण वह सोचती थी कि सभी पुरुष बेकार होते हैं। लेकिन जी चेंग की वजह से उसे एहसास होने लगा कि सभी पुरुष बुरे नहीं होते। बात बस इतनी सी है कि उसने किसी पुरुष के अच्छे गुणों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह सिर्फ बुरे पहलुओं पर ही केंद्रित थी और कुछ बुरे अनुभवों के बाद उसने अच्छे पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि वही वह कारण बना जिसकी वजह से उसमें बदलाव आया और उसने लोगों में सकारात्मक चीजें देखना शुरू कर दिया। अध्याय 575 चुप रहो, आज मैं तुम्हें इनाम देने जा रहा हूँ। जब वे अपने कमरे की ओर जा रहे थे तब जी चेंग फैंगजू से किसी काम के बारे में बात कर रही थी, जबकि फैंगजू लूशी के साथ उनके पीछे पीछे चल रही थी। इस पूरे समय उसकी निगाहें जी चेंग पर टिकी हुई थीं। जब वह बीच में कई बार मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराया तो उसका दिल खुशी से भर उठा। लूशी ने झाओ मिंग के हाव भाव देखे और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जब वे अपने कमरे के सामने थे तो उसने जी चेंग को कमरे में प्रवेश करते देखा, इसलिए वह उनके कमरे की ओर चली लेकिन प्रवेश द्वार पर रुक गई। उसने फैंगजू की ओर देखा जो अभी भी उनके कमरे के सामने खड़ी थी और कहा, तुम यहाँ मत खड़े रहो। फैंगजू उसके शब्दों को सुनकर अचंभित रह गया। यहाँ मत खड़े रहो से उसका क्या मतलब है? महाराज की सेवा करना और उनके कक्ष के सामने पहरा देना उनका कर्तव्य है। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने कक्ष के सामने पहरा दे रहे अन्य 2 गार्डों की ओर एक नज़र डाली। तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ खड़ा रहे। अंडरस्को। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और असमंजस में झाओ मिंग की ओर मुड़ गए। लेकिन महाराज, क्या कोई समस्या है? क्या हमने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है? फैंगजू एक ही समय में स्तब्ध और असमंजस में था। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखे बिना लूशी की ओर मुड़कर कहा, इस क्षेत्र को खाली करो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस कक्ष के पास खड़ा हो। साथ ही ये सुनिश्चित करो कि कोई भी हमें परेशान न कर सके। लूशी ने अपने होंठ सिकुड़े और झाओ मिंग के शब्दों का अर्थ समझ गई। वह मुस्कुराए और जल्दी से सिर हिलाया। जी हाँ महोदय, चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं इन्हें हटा दूंगा और किसी को भी आपको परेशान नहीं करने दूंगा। झाओ मिंग ने सिर हिलाया और कमरे में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर दिया। अंडरस्को। झाओ मिंग के रहस्यमय भावों को देखकर फैंगजू के साथ साथ गार्ड भी असमंजस में पड़ गए। महारानी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? हम कहीं और क्यों खड़े हों? ये तो हमारी रक्षा चौकी है। फैंगजू ने चिढ़ते हुए कहा। छी, मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम इतने मंदबुद्धि हो सकते हो। लूशी की टिप्पणी सुनकर फैंगजू ने भौहें चढ़ा लीं और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतने सुस्त क्यों हो? क्या तुम्हें परेशान न करो का मतलब भी नहीं पता, जबकि तुम कई बार उनकी निजता में दखल दे चुके हो? अंडरस्को। उसकी बातें सुनकर फैंगजू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे अचानक हमें परेशान मत करो का मतलब समझ आ गया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और घबराहट में अचानक 2 कदम पीछे हट गया। उसे इतना डरा हुआ देखकर लूशी मुस्कुराई। क्या वह सचमुच शाही अंगरक्षक है? क्या वह इतना धीमा होने पर सचमुच महाराज की रक्षा कर सकता है? स्थिति को समझने के बाद फैंगजू अन्य 2 गार्डों को अपने साथ लेकर कक्ष के आसपास के क्षेत्र को खाली करा ले गया। कमरे के अंदर जी चेंग अपने भारी शाही वस्त्रों को उतारने के लिए अपने कपड़े बदल रहा था, तभी झाओ मिंग कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा। तुम बाहर क्या कर रहे थे? उसने अपने ऊपरी वस्त्र की गांठ खींचते हुए पूछा। झाओ मिंग अपने हाथों को अपनी छाती के चारों ओर बांधकर दरवाजे के सहारे खड़ी थी और जब उसकी ऊपरी पोशाक नीचे गिरी तो उसकी नंगी मांसल छाती दिखाई दी, जिसे देखकर उसने रुचि से अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। उसके सुडौल एब्स देखकर वह उसके शरीर पर ललचा रही थी। वह इतना आकर्षक क्यों है? मुझे पसीना आ रहा है। उसे अचानक कमरे का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जब झाओ मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। लेकिन जब उसने देखा कि वह मुस्कुराते हुए उसे ध्यान से देख रही है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जब उसने देखा कि वह अपनी हरकतें रोककर अपनी पैंट को कसकर पकड़े हुए है, जिसे वह थोड़ी देर पहले उतारने वाला था, तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह पहले से ही उसके सामने नंगे बदन खड़ा था और अपनी पैंट पर लगे रिबन को पकड़े हुए था जिसे वह थोड़ी देर पहले उतारने वाला था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे वहीं खड़े होकर उसे ऐसे घूरना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या उसे शेरनी की तरह अपने शिकार पर हमला करना चाहिए? तुम क्यों रुक गए? जारी रखो, उसने दरवाजे से टेक लगाकर कहा और उसकी आंखों में तीव्र जुनून झलक रहा था, फिर भी वह उसे घूरती रही। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी पैंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह खुद को एक ऐसे परिदृश्य के बारे में सोचने से नहीं रोक सका जिसमें वह एक गुंडा है और वह एक सुंदर युवती है। इस समय हास्यास्पद स्थितियों के बारे में सोचते हुए उसकी भौहें तन गईं। झाओ मिंग ने जब देखा कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए।
वह सीधी खड़ी हुई और बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर चल पड़ी। उसकी लंबी चोटी उसके पीछे लहरा रही थी, जिससे वह आकर्षक और शक्तिशाली दिख रही थी। जी चेंग उसकी खूबसूरत आभा से इतना मोहित हो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वह उसके पास पहुंच गई और अपने कोमल भरे हुए होठों को उसके होठों से टकरा दिया। वह इस अप्रत्याशित चुंबन से अचंभित रह गया और सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये पहली बार नहीं था जब वे एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग और अधिक भावुक था। उसकी आंखों की निगाहें बहुत तीखी थीं और वह पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय थी। वह उसके नम होठों को चूस रही थी और साथ ही अपने हाथों को उसकी नंगी मांसल छाती पर फेर रही थी। उसके स्पर्श से उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वह इस अवर्णनीय अनुभूति पर आह भरे बिना नहीं रह सका। उसने अपने दांतों से उसका मुंह खोला और उसकी जीभ चूसकर उसके मुंह के अंदरूनी हिस्से को चट कर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहल करने का फैसला किया, और जैसे ही वह उसकी कमर पकड़ने वाला था, उसने उसका हाथ झटक कर हटा दिया। अंडरस्को, वह अवाक रह गया क्योंकि वह उसे छूने तक नहीं दे रही थी। ये ठीक नहीं है। उसने चुंबन से खुद को अलग किया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर उसके कानों में धीमी मोहक आवाज में फुसफुसाया, शश, आज मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ, इसलिए सारा काम मुझे करने दो। जी चेंग ने उसके शब्द सुनकर अपनी सांसें थमसी लीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह कांप उठा। उसके शब्द उसके कानों में फुसफुसाहट जैसे लग रहे थे, जिससे वह अस्थिर महसूस कर रहा था। साथ ही उसके शब्द उसके लिए असहनीय थे। झाओ मिंग ने उसके हाव भाव देखकर गर्व से मुस्कुराया। यही तो वह चाहती थी। आज वह उसे उसके सभी अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत करना चाहती थी। वह इन सब का हकदार है। उसने उसका हाथ पकड़ा और पंजों के बल खड़ी होकर उसके कान की लोब को कामुकता से काट लिया। उसे उसके शरीर में हल्की सी कपकपी महसूस हुई और उसकी प्रतिक्रिया और भी स्पष्ट थी क्योंकि उसने उसे खुद को छूने नहीं दिया था। कभी कभी नई चीज़ें आजमाना भी बेहतर होता है। अगर हर बार वही पहल करे तो थोड़ा उबाऊ हो जाता है। वह चाहती है कि उसे पता चले कि वह भी उसे उतना ही चाहती है जितना वह उसे चाहता है। अध्याय 576। क्या मुझे इसे पूरा निगल लेना चाहिए था? तारांकन। जब उसने कामुकता से उसके कान की लोब को काटा तो उसके होंठ कांप उठे, जबकि उसका एक हाथ उसकी बांह पर था और दूसरा उसके पेट पर रखा हुआ था। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और उसके होठों की ओर बढ़कर उसे एक जोशीला चुंबन दिया। जैसे ही उसने उसके होठों को चूसा, उसकी जीभ उसके मुंह के अंदर चली गई, जिससे वह अनजाने में कराह उठा। वह चुंबन जुनून की आग में जल रहा था। उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। उसके सुगठित नंगे शरीर की गर्मी महसूस करके और नीचे से कुछ चुभने का एहसास होने पर वह हौंफ उठी। उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ एक चुंबन से ही वह उत्तेजित हो गया है। उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और चुंबन करते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। वह उसे थामे हुए था, लेकिन उसकी हरकतों को भांपते हुए वह पीछे हट गया और उसके चेरी जैसे कोमल होठों को चूसने लगा। वह उसके चुंबन का आदी हो चुका था। झाओ मिंग उसे चूमते हुए अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेलती रही और उसने उसे रोका नहीं और उसे पीछे धकेलने दिया। उसे पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उसके पैर बिस्तर के किनारे से छुए, वह उछलते हुए बिस्तर पर गिर गया, जबकि झाओ मिंग उसके ऊपर गिर गया। उसकी लंबी चोटी, जो थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, उसके कंधे पर लटक रही थी। उसका पूरा शरीर का भार उस पर था। उसकी हर हरकत के साथ उसका शरीर गर्म होता जा रहा था और वह उत्तेजना से कराहने लगा। वह ये जानने की उत्सुकता में अपने होंठ चाटने लगा कि वह क्या योजना बना रही है, क्योंकि उसके हाव भाव से उसके बुरे इरादे स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। उसने उसे दोबारा चूमने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखते हुए धीरे से कहा, शश, जल्दी मत करो। अंडरस्को, यहाँ वह प्रतीक्षा के कारण मर रहा है और वह चाहती है कि वह इंतजार करे। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई जब उसने धीरे धीरे अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाया और अपने पैरों को भी बिस्तर पर उसके बगल में रख दिया। जब उसने देखा कि वह अब उसके शरीर पर बैठी है, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके पैर बिस्तर से नीचे थे, जबकि वह उसके पेट पर बैठी थी और अपनी दिव्य आंखों से उसे घूर रही थी। वह उस पर बैठ गई और धीरे धीरे अपने ऊपरी वस्त्र का रिबन खींचने लगी। जैसे जैसे उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा, उसके सुंदर मोहक कंधे उसकी नज़र में आ गए, जिससे वह उत्सुकता से अपने होंठ सिकुड़ने लगा। उसने मुस्कुराते हुए उसे नजारा देखने दिया और ऊपरी पोशाक उतार दी, जिससे उसके शरीर पर लंबी स्कर्ट और अंतर्वस्त्र रह गए। जब वह उसके करीब आई तो उसने अपनी लार निगल ली। उसके सीने पर लिपटे सूती कपड़ों के नीचे से वह अपने उभारों को महसूस कर सकता था। जब वह उस पर लेट गई और उसकी गर्दन पर कॉलरबोन से नीचे की ओर हल्के हल्के चुंबन देने लगी, तो उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। अंडरस्को, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह इस समय उसे बेहद अपरिचित लग रही थी। वह एक छोटी सी मोहक लड़की थी जो उसे दीवाना बना रही थी। वह पहल करना चाहता था, लेकिन जब भी वह कोई कदम उठाता, वह उसे रोक देती और उसे आराम करने के लिए कहती। वह आखिर क्या क्या इनाम देने की योजना बना रही थी। उसके शरीर पर गीले चुंबन देने के बाद वह धीरे से बिस्तर से उतरती है और होठों पर शरारती मुस्कान लिए उसकी ओर देखती है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी भावुक लेकिन उलझन भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। उसने अपनी लंबी चोटी खोली और अपने लंबे रेशमी बालों को अपने सुडौल कंधों पर लहराने दिया। उसने धीरे धीरे और मोहक अंदाज में अपनी लंबी स्कर्ट उतारी, जिससे उसकी आकर्षक आकृतियां उसकी आंखों में चुभ रही थीं। उसने वे अंतर्वस्त्र पहने हुए थे जो उसने विशेष रूप से अपने लिए बनवाए थे। इस दुनिया में महिलाओं के लिए आरामदायक अंतर्वस्त्र नहीं मिलते, इसलिए उसने अपने लिए कुछ जोड़े बना लिए। उस लंबी स्कर्ट के अंदर कुछ भी न पहनना बहुत असहज लगता है। जी चेंग उस पोशाक को देखकर अचंभित रह गया, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। अगर उसके शरीर पर वह एक कपड़ा न होता तो वह उसकी खूबसूरती को ठीक से निहार सकता था। उसने अपनी जिज्ञासा को एक तरफ रखने की कोशिश की और उन खूबसूरत टांगों को घूरने लगा जो बेहद आकर्षक लग रही थीं।
वह धीरे धीरे आगे झुकी और उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, साथ ही उसने धीरे धीरे उसकी पैंट खोली। तुम क्या कर रही हो? उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। वह अभी भी उसकी बेहद अनूठी विचारधाराओं के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार वह उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की और उसे उसका इनाम देने का फैसला किया। पिछली बार जब वे अंतरंग हुए थे तब वह पहल करती थी, लेकिन आज वह खुद पहल कर रही थी। हर बार जब वह उसे अच्छा महसूस कराता था, अब इस बार वह उसे अच्छा महसूस कराना चाहती थी। बिना समय गंवाए उसने उसकी लंबी पतलून उतार दी, जो उसकी स्कर्ट के साथ जमीन पर गिर गई, जिससे वह उसके सामने पूरी तरह नग्न हो गया। उसकी मर्दानगी और उसके असहज शर्मिंदा भावों को देखकर उसकी भौहें तन गईं। जी चेंग उस पल जम गया जब उसने उसे घूरते हुए अपने मुंह में ले लिया। वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे यह अच्छा लग रहा था। इसके अलावा उसकी मोहक निगाहें उसके लिए असहनीय थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई महिला इन मामलों में इतनी बेबाक हो सकती है, खासकर जाओ मिंग। हालांकि उसकी बेबाक हरकतों की वजह से वह उसके आकर्षण में और भी गहराई से डूबता जा रहा था। झाओ मिंग ने उसे मुखमैथुन देते हुए कई बार खांसा, कभी कभी अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया। जब उसने उसके मुंह में वीर्य स्खलित किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह उसका इस हद तक जाना पहली बार था, लेकिन यह थोड़ा शर्मनाक भी था। हालांकि चूंकि वह आदमी जी चेंग था, इसलिए उसे ऐसा करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह सोच रही थी कि उसके मुंह में जो रस है उसका क्या करे, क्योंकि उसमें उसे पूरा निगलने की हिम्मत नहीं थी। जब जी चेंग का उत्साह शांत हुआ तो उसने शर्मिंदा होकर उसकी ओर देखा। उसने देखा कि वह अभी भी उसे अपने मुंह में दबाए हुए थी। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इसे थूक दो, इसे निगलना मत। इससे पहले कि वह घिनौना कह पाता, उसने देखा कि झाओ मिंग उठकर बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। अंडरस्को उसे भी यह घिनौना लगा, लेकिन उसे उसके दिल को ठेस पहुंचाने का डर था। लेकिन जब उसने ये कहा तो उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया और दौड़कर बाथरूम की ओर चली गई। अब ये उसके स्वभाव के ज्यादा करीब है। उसकी हरकतों को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब वह शर्मिंदगी से लाल चेहरे के साथ बाथरूम से बाहर निकली तो उसे लगा कि वह उसकी कामुक छवि को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सका। जब उसने देखा कि बिस्तर पर कोई नहीं है तो वह अपने कदम रोक बैठी। वह कहाँ गया? कमरा खाली देखकर वह असमंजस में पड़ गई। वह कुछ मिनटों के लिए बाथरूम में गई थी और वह पहले ही जा चुका था। क्या मुझे इसे पूरा निगल जाना चाहिए था? उसने अपने होंठ सिकुड़े और सोचने लगी कि क्या उसने कोई गलती की है। अध्याय 577, क्योंकि यह झाओ मिंग से संबंधित है। झाओ मिंग जब बाथरूम से बाहर निकली तो उसे कमरे में झाओ मिंग न पाकर स्तब्ध रह गई। उसके कपड़े भी वहां नहीं थे। उसने अपने होंठ सिकुड़े और आह भरी। उसे कमरे में न देखकर वह निराशा में अपने कपड़े पहनने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बीच में ही कमरा छोड़कर क्यों चला गया। वह उसे कुछ और दिखाना चाहती थी, लेकिन वह बीच में ही चला गया। उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, हाहा, यह आदमी मेरे ध्यान देने लायक बिल्कुल नहीं है। ये तो संत की तरह जीवन जीने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। वो ऐसे ही कैसे जा सकता है? हाँ, अब चाहे वो मुझसे भीख भी मांगे, मैं उसे मुझे छूने भी नहीं दूंगी। उसने दांत पीसते हुए चादरें ठीक करते हुए बड़बड़ाना जारी रखा। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह मुड़ी और उसे लूशी की आवाज़ सुनाई दी, मैडम, दोपहर का भोजन तैयार है। उसने अपने होंठ सिकुड़े और गुस्से में दरवाजा खोला, जिससे लूशी चौंक गई। झाओ मिंग ने चारों ओर देखा, लेकिन जी चेंग वहां नहीं थी। केवल लूशी अपने हाथों में खाने की थाली लिए खड़ी थी। वह कहाँ है? उसने लूशी को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। लूशी ने अपने होंठ सिकुड़े और वहां खड़े गार्डों की ओर देखा। महाराज फैंगजू के साथ काम के लिए अध्ययन कक्ष में गए हैं। उन्होंने मुझे आपके लिए दोपहर का भोजन लाने को कहा है और यह भी कहा है कि आज वे आपके साथ दोपहर का भोजन नहीं कर पाएंगे। अंडरस्को झाओ मिंग के चेहरे पर उदासी देखकर लूशी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इससे पहले जब झाओ मिंग ने उसे उन्हें परेशान न करने के लिए कहा था, तब वह समझ गई थी कि वह महाराज के लिए कुछ योजना बना रही है। हालांकि उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो गईं, क्योंकि महाराज काम सीखने के लिए चले गए। अचानक पढ़ाई करने क्यों चला गया? क्या कुछ हुआ है? झाओ मिंग को थोड़ा दुख हुआ कि वह उसे बीच में छोड़कर काम पर चला गया, लेकिन अगर वह फैंगजू के साथ काम पर गया है तो जरूर कुछ हुआ होगा। गार्डों और लूशी के चेहरे के भाव भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। वैसे भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी कारण के उसे इस हालत में छोड़ दे। लूशी ने अपने होंठ सिकुड़े और हल्की सी आह भरी। राज दरबार के कुछ मंत्रियों ने महाराज से अत्यावश्यक मुलाकात का अनुरोध किया है। मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि यह आज के दरबार सत्र में हुई घटना के बारे में है। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर शांत हो गई। उसने सिर हिलाया, उससे खाने की थाली ली और दरवाजा बंद कर दिया। क्या वह इस तरह ठीक रहेगा? उसे चिंता होने लगी कि उसके फैसलों से उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। भले ही वह सम्राट है, उसे दूसरों की राय का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं। तारानकन जिन कॉर्पोरेशन। शिन्नी को नौकरी से निकालने के बाद लीवेई हमेशा की तरह काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने कॉलर आईडी देखी और बाईजू का नाम देखकर भौहें चढ़ा लीं। पिछली बार जब वे मिले थे और बाई शियूरेन ने खूब हंगामा किया था, उसके बाद उन्हें दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला था। क्यों? उसने फोन उठाते ही कहा। अंडरस्को इस तरह का फोन कौन उठाता है? मैंने तुम्हें इतने लंबे समय बाद फोन किया और तुम मेरे साथ कचरे जैसा व्यवहार कर रही हो। लीवेई का लहजा सुनकर बाईजू ने दूसरी तरफ से उपहास उड़ाया। लीवेई ने अपने होंठ सिकुड़े और शांत हो गया। शिन्नी से निपटने के बाद वह बहुत परेशान था, इसलिए उसका मूड काफी खराब था। आपने फोन क्यों किया? अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। रुको, बाईजू ने जल्दी से कहा।
लीवेई ने फ़ोन नहीं काटा और चुप रही। मैंने उन चीज़ों के बारे में पता लगा लिया है जिनके बारे में आपने मुझे खोजने के लिए कहा था। हालांकि यह मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इतिहास विभाग में काम करता है और सौभाग्य से वे एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपने मुझे पता लगाने के लिए कहा था। लीवेई ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। काफ़ी समय हो गया था जब उसने उससे झाओ बाई और झाओ मिंग नाम के लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उसे याद आया कि जी मिंग ने उसे पहले बताया था कि उसने झाओ बाई नाम के किसी व्यक्ति से चिकित्सा सीखी है, और उसके कार्यालय में पहले आई उस पागल औरत ने कहा था कि जी मिंग ही झाओ मिंग है। उसे जी मिंग के व्यक्तित्व पर शक होना लाजमी है। कोमा में जाने के बाद किसी के व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? न सिर्फ उसका व्यक्तित्व बदला है, बल्कि उसे कई ऐसे हुनर भी आ गए हैं जिन्हें इतनी जल्दी सीखना मुश्किल है। चूंकि वह जानता है कि झाओ बाई को इतिहास में चीनी चिकित्सा का उस्ताद माना जाता है और झाओ मिंग नाम की लड़की भी झाओ ही है, इसलिए उसने इसके बारे में पता लगाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक संदेह है, लेकिन वह इन विचारों को स्पष्ट करना चाहता है। तो आपको क्या पता चला? मैंने उनसे झाओ बाई नामक व्यक्ति के बारे में पता लगाने को कहा और यह भी कि क्या उनके समकालीन झाओ मिंग नाम की कोई महिला थी। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि महान गुरु झाओ बाई की एक बेटी थी जिसका नाम झाओ मिंग था। बाद में उन्हें उनकी चिकित्सा और उपचार संबंधी कुशलताओं के कारण परी झाओ की उपाधि दी गई। भले ही उसने अपने पिता से चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसके कौशल असाधारण रूप से अच्छे थे। लीवेई ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक्यूपंक्चर, झाओ बाई की बेटी। क्या शी मिंग ने भी झाओ बाई नाम के किसी व्यक्ति से चिकित्सा नहीं सीखी थी? हालांकि उसे एक दिलचस्प बात भी पता चलती है। शिया शहर के बाहरी इलाके में एक महल है जिसके बारे में माना जाता है कि वह जी राजवंश के समय का है और फिलहाल इतिहासकार इस अज्ञात राजवंश का इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इससे क्या लेना देना है? तुम मुझे ये सब बकवास क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसका संबंध झाओ मिंग से है। उन्हें कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जी राजवंश की महारानी का नाम भी झाओ मिंग था। अंडरस्को। लीवेई के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने ये शब्द सुने। महारानी। जी मिंग के कोमा से जागने के बाद के व्यवहार को देखते हुए उसने इस शब्द का कई बार इस्तेमाल किया था और यहाँ तक कि उसने रानियों के बारे में भी बात की थी या नहीं। उस समय तो वह हमेशा इस बात को नज़रअंदाज करता था, ये सोचकर कि वह शायद बहुत सारे नाटक देखने की वजह से ऐसा कह रही है। लेकिन अब सोचने पर लगता है कि उसका व्यवहार अतीत में झाओ मिंग के बारे में मिली जानकारी से ज़्यादा मेल क्यों खाता है। लीवेई, तुम वहाँ हो। जब लीवेई ने कुछ नहीं कहा तो बाईजू ने पुकारा, क्या आपको इसके अलावा कुछ और पता है? मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अभी भी शोध कर रहे हैं और महारानी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आपने मुझे इतिहास में इस लड़की को खोजने के लिए क्यों कहा? क्या आप उनके शोध के लिए धन देने की योजना बना रहे हैं या क्या? बीप बीप। और कुछ सुनने की इच्छा न रखते हुए लीवेई ने कॉल काट दी। अंडरस्को, ये बेवकूफ़ डॉट डॉट। पूरी दोपहर लीवेई झाओ मिंग के बारे में उसके द्वारा कही गई बातों और जुटाई गई जानकारी के बारे में सोचता रहा। क्या वह पागल औरत सच कह रही थी? क्या शी मिंग नहीं बल्कि झाओ मिंग है? अरे ये इतना जटिल क्यों है? ये कैसे संभव हो सकता है? अध्याय 578। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। शाम होते होते जब लीवेई घर पहुंचा तो उसने शी मिंग को रसोई में देखा। बाईजू की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, इसलिए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। महारानी, परी जाओ। उसे याद आया कि पहले जी मिंग कभी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन कोमा से जागने के बाद उसने न केवल पारंपरिक चीनी व्यंजन बनाना शुरू कर दिया, बल्कि वह उसकी माँ से भी बेहतर खाना बनाने लगी, जो इतने लंबे समय से खाना बना रही थी। बिना सीखे अचानक से वह खाना बनाना कैसे सीख सकती है, और वो भी इतना स्वादिष्ट? अरे तुम यहाँ हो, कब आए? लीवेई को बैठक में खड़ा देखकर जी मिंग हैरान रह गई। उसने गैस धीमी कर दी और रसोई से बाहर चली गई। जब वह रसोई से बाहर आई तो वह उसे घूरता रहा। उसने आरामदायक घरेलू पोशाक और चप्पलें पहनी हुई थीं और हल्के नीले रंग का एप्रन ओढ़ा हुआ था। चाहे कुछ भी हो, वह पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग भी। जब उसने कुछ नहीं कहा तो जी मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने पलकें झपकाईं और उलझन में पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? वह अजीब तरह से मुस्कुराए और अपना चेहरा पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वह उसे इस तरह घूर रहा है। उसके शब्द सुनकर वह अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह जो सोच रहा था वह सच था या नहीं। वह जो कहानी सोच रहा था वह कुछ हद तक अविश्वसनीय और अंधविश्वासपूर्ण थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे पूछना चाहिए या नहीं। उसे डर था कि अगर उसने उससे पूछा और अगर बात सच निकली तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। जब वह दफ्तर में इस बारे में सोच रहा था तो उसे ऑनलाइन एक काल्पनिक कहानी मिली जिसका कॉन्सेप्ट उसके मौजूदा विचार से मिलता जुलता था। हालांकि उस कहानी में एक परी थी और अगर लोगों को उसके रहस्य के बारे में पता चल जाता तो वह गायब हो जाती। क्या उसके साथ भी ऐसा ही होगा? अगर वह इस बारे में बात करेगा तो क्या वह भी गायब हो जाएगी? जिया मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और चेहरा पोंछने ही वाली थी कि लीवेई ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। वह चौंक गई जब उसने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे एक रहस्यमय निगाहों से घूरने लगा। उसके होंठ सिकुड़ गए और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी वह आगे झुका और उसके उन प्यारे होंठों को पकड़ लिया। वह उसके अचानक चुंबन से हैरान रह गई। इस बार उसका चुंबन जल्दबाजी वाला नहीं था, बल्कि बहुत धीमा और आरामदेह था। उसका चुंबन पहले के चुंबनों से बहुत अलग था। उसने अपना ऑफिस बैग नीचे रख दिया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे कसकर गले लगा लिया, साथ ही उसके मीठे होठों का आनंद भी लिया। मुझे नहीं पता कि तुम झाओ मिंग हो या शी मिंग, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मिंग। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये शब्द उसने मन ही मन दोहराते हुए उसे चूमा।
वह जानता है कि उसके विचार बेतुके हैं, लेकिन केवल यही अजीबोगरीब परिस्थिति उसके विचित्र व्यवहार की व्याख्या कर सकती है। हालांकि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है जिससे उसने पहली बार अपने दिल की बात कही है। कोमा से जागने के बाद जब उन्होंने पहली बार आमने सामने बातचीत की, तब से ही वह उसकी नज़रों में बसी हुई है। कोमा से जागने के दिन से ही उसके मन में उसके लिए एक अलग ही भावना जागृत हुई थी। हालांकि उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इस बदलाव का कारण इतना चौंकाने वाला हो सकता है। कुछ मिनटों के बाद उसने आखिरकार चुंबन तोड़ा और हौंफते हुए अपना माथा उसके माथे से रगड़ा। उसने उसकी अभी भी उलझन भरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने अपने अंगूठे से उसके होंठ पोंछे और कहा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके होंठ मुस्कान में मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। क्या मैं कहीं जा रही हूँ? उसने अपना सिर हिलाया और प्यार से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जियामिंग उसके अचानक बदले हुए व्यवहार से अब भी असमंजस में थी। वह हमेशा से ही बहुत भावुक रहा है, लेकिन आज कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। एक सप्ताह बाद शीमिंग को जीवन अस्पताल ले जाया गया क्योंकि ओल्ड लू ने उसे उस महिला का इलाज करने के लिए कहा था। साथ ही उसे उस महिला का इलाज करके अपनी योग्यता साबित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। जब वह अस्पताल पहुंची तो वह सीधे दादासू के कार्यालय में गई, जहां श्रीलू और वह महिला और उसके पति पहले से ही मौजूद थे। उसने सभी का अभिवादन किया और उस महिला के सामने सोफे पर बैठ गई। श्रीलू, क्या आप पहले इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे? क्या वह मेरी पत्नी का इलाज करने वाली है? वह तो बहुत जवान दिखती है। शीमिंग को देखकर महिला के पति ने हिचकिचाते हुए टिप्पणी की। इससे पहले डायरेक्टर लू ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि डॉक्टर सू की एक शिष्या उनकी पत्नी का इलाज करने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि श्रीमती साई की बीमारी का इलाज बिना किसी ऑपरेशन के केवल एक्यूपंक्चर और दवाइयों से ही संभव है। अगर वह यह इलाज नहीं करवाती हैं तो उनके पास अभी एकमात्र विकल्प ऑपरेशन करवाना ही है, अन्यथा कुछ महीनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि कई अस्पतालों में जाने के बाद उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इलाज मुफ्त होगा क्योंकि अस्पताल दवाइयों और एक्यूपंक्चर का सारा खर्च उठाएगा, चूंकि यह शीमिंग का पहला मामला होगा। ओल्ड लू ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि श्री साई की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है और वे पहले भी अस्पतालों में काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं। चूंकि यह शीमिंग की व्यवहारिक परीक्षा भी है, इसलिए उन्होंने उनसे कोई शुल्क न लेने का फैसला किया। हालांकि डॉक्टर लू उन्हें पहले ही बता चुके हैं कि लड़की प्रतिभाशाली है और दादासू को उस पर बहुत भरोसा है। पति इस इलाज के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि यह मुफ्त था और महिला ने 3 महीने में उसकी पत्नी को ठीक करने का वादा किया था। हालांकि जब उसने देखा कि वह तो बस एक छोटी लड़की है तो उसे चिंता होने लगी। श्रीजाई की बातें सुनकर ओल्ड लू ने शीमिंग की ओर देखा और कहा, श्रीजाई, ये शीमिंग है, यही आपकी पत्नी का इलाज करेंगी। मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है, अब आप पर निर्भर करता है कि आप ये इलाज करवाना चाहते हैं या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा। अगर वो पीछे हट जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, आखिर शीमिंग अभी युवा है और इसी वजह से हर कोई उसकी काबिलियत पर शक करेगा। हालांकि वो उस पर ओल्ड सू की तरह भरोसा नहीं करता, लेकिन वो इतना भी नासमझ भी नहीं है। उसने वो वीडियो देखा है जिसमें शीमिंग उसकी बहू के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है और वो इसके लिए बहुत आभारी है, लेकिन उसे अस्पताल में पेशेवर तौर पर काम करने की अनुमति देना एक अलग बात है। इसके अलावा ओल्ड सू चाहती है कि यह लड़की विभाग की प्रमुख बने। हालांकि चीनी चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है, फिर भी वह विभाग की प्रमुख होगी और बाद में भर्ती होने वाले अन्य कर्मचारी उसके अधीन काम करेंगे। अध्याय 579। ये अंततः कुछ देर सोचने के बाद महिला के पति ने श्रीलू के प्रस्ताव के कारण जीमिंग से अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सहमति दे दी। उनकी आर्थिक स्थिति वाकई दयनीय थी और अगर जीमिंग उनकी पत्नी का इलाज अपने हाथ में ले लेते हैं तो इलाज निःशुल्क हो जाएगा। इसके अलावा शीमिंग ने 3 महीने के भीतर अपनी पत्नी को ठीक करने का वादा किया था। भला वो क्या मान सकता था? अंततः उसने मान लिया। बूढ़ा लू और दादासू कमरे में ही बैठे रहे और देख रहे थे कि शीमिंग किस तरह उस आदमी और औरत को अपनी हालत के बारे में बता रही थी। श्रीमती जाय, हालांकि आपकी स्थिति गंभीर है, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो इसका इलाज बिना ऑपरेशन के भी किया जा सकता है। अब से आपको वही दवाएं लेनी होंगी जो मैं आपको लिखूंगा और ये दवाएं समय पर लेनी होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, दवाएं कड़वी होंगी और इनसे आपको मतली महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरे द्वारा सुझाए गए आहार का पालन करना होगा। अब से आपको केवल सब्जियां खानी होंगी और शाकाहारी आहार का पालन करना होगा। 3 महीने तक तैलीय भोजन, भारी भोजन और मांस बिल्कुल नहीं खाना है। साथ ही मेरी दवा और एक्यूपंक्चर के अलावा आपको सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट टहलना होगा और जब भी संभव हो हल्का व्यायाम करना होगा। क्या आप ये सब करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं? अगर आप इसका अच्छे से पालन कर सकते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 3 महीने बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप तय कीजिए, क्या आप वो सब कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है? महिला ने अपने होंठ सिकुड़े और अपने पति की ओर देखा। दोनों को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि उसने हर बात को इतने विस्तार से समझाया। उसने अपने आहार के प्रभाव और उससे शरीर पर होने वाले असर के बारे में भी बताया। उसका स्पष्टीकरण किसी भी डॉक्टर द्वारा पहले बताए गए स्पष्टीकरण से कहीं अधिक सरल और विस्तृत था। जी हाँ, हम सब कुछ करेंगे। अगर आप उसे ठीक कर सकती हैं तो हम वादा करते हैं कि हम बिना किसी चूक के सब कुछ करेंगे। महिला के पति ने उसकी बात सुनकर जल्दबाजी में कहा। जियामिंग मुस्कुराए और वार्ड बॉय को महिला को एक्यूपंक्चर कक्ष में ले जाने के लिए कहा। उसने आज ही महिला को एक्यूपंक्चर का पहला सेशन देने का फैसला किया। 1 हफ्ते में एक्यूपंक्चर के 2 सेशन होंगे और उनमें से एक आज दिया जाएगा।
अपने शरीर को आराम दें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथों पर केंद्रित करें। उन्होंने महिला को बिस्तर पर पेट के बल लेटने को कहा और एक एक करके उसकी पीठ पर एक्यूपंक्चर सुइयां लगाना शुरू कर दिया। जब जियामिंग ने नुकीली सुइयां महिला के शरीर में चुभाई तो वह दर्द से चीख उठी। हालांकि कुछ क्षणों बाद दर्द कम होने लगा और उसे आराम और सुकून महसूस होने लगा। ओल्ड लू और दादा सू समेत सभी लोग कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे पहले एक्यूपंक्चर सत्र के बाद के परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और शीमिंग कमरे से बाहर आए। वह मुस्कुराते हुए सबकी ओर मुड़ी। मेरी पत्नी कैसी है, क्या वह ठीक है? आदमी ने कमरे के अंदर झांकते हुए चिंता से पूछा। वह जानता था कि एक्यूपंक्चर की सुइयां बहुत तेज होती हैं और उसे चिंता थी कि शीमिंग इसे ठीक से कर पाएगा या नहीं। जियामिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ वह ठीक है, अभी उसके कपड़े बदले जा रहे हैं, उसके बाद उसे उसके वार्ड में ले जाया जाएगा, तब आप उससे मिल सकते हैं। अल्पविराम। जब महिला को उसके वार्ड में स्थानांतरित किया गया तो शीमिंग और उसका पति भी वार्ड में गए। जियामिंग जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि बूढ़े लू एक्यूपंक्चर के परिणाम देखना चाहते थे इसलिए उसके पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बूढ़े लू ने उसे बाहर ही रुकने के लिए कहा क्योंकि वह उस महिला से बात करना चाहते थे और अगर वह वहां मौजूद रहती तो शायद वह शिकायत न कर पाती। ओल्ड लू ने महिला को एक निजी कमरा दिया है क्योंकि सारा खर्च अस्पताल उठा रहा है और इस तरह बेहतर है ताकि अन्य मरीजों को इस हंगामे से परेशानी न हो। कृपया उसके वाइटल्स की जांच करें और मुझे पिछली रिपोर्ट के साथ साथ इसकी रिपोर्ट भी दिखाएं। बूढ़े लू ने एक नर्स से महिला के सभी वाइटल्स की जांच करने को कहा और पिछली रिपोर्ट भी मांगी ताकि दोनों की तुलना की जा सके। श्रीमती ज़ाय, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? भले ही यह सिर्फ एक ही सेशन है और इससे आप चमत्कारिक रूप से ठीक नहीं हो जाएंगी, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती थी कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, या सेशन के बाद आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बूढ़े लू ने उस महिला से पूछा जो बिस्तर पर बैठी थी जबकि नर्स उसका रक्तचाप जांच रही थी। वह जानना चाहता था कि शीमिंग के सत्र के बारे में वह क्या सोचती है। महिला ने अपने पति की ओर एक नज़र डाली और श्रीलू को जवाब देते हुए कहा, श्रीलू, शुरू में मुझे सुश्रीषी से कोई उम्मीद नहीं थी। चूंकि वह बहुत युवा हैं, मुझे डर था कि वह एक्यूपंक्चर ठीक से नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैंने सुना है कि इस कौशल को निखारने में वर्षों का अनुभव लगता है। अपने पति की ओर देखते हुए वह थोड़ी देर रुकी और उन्हें आश्वस्त मुस्कान देते हुए बोली, हालांकि जब उन्होंने पहली बार मेरे शरीर पर सुई लगाई तो मैं चौंक गई थी। शुरुआत में मुझे दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पहली सुई लगाई तो मुझे बहुत राहत और आराम महसूस हुआ। और सच कहूं तो ये दर्द था ही नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो। हालांकि अभी तक हमारा सिर्फ एक ही सेशन हुआ है, लेकिन मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूं और खांसी भी काफ़ी कम हो गई है। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी बात मानकर उनसे इलाज करवाने का फैसला किया। लगता है मैं आखिरकार ठीक हो जाऊंगी और वो भी बिना ज़्यादा दर्द के। आप जानते हैं, मुझे ऑपरेशन रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कहीं मैं बीमारी से नहीं बल्कि डर से ही न मर जाऊं। उसने अपनी बात पर हंसते हुए कहा। उसके पति को भी उसकी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने उसे कई दिनों से इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। वह महीनों से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती रही है और उसका वजन बहुत कम हो गया है, वह पीली पड़ गई है और कमजोर हो गई है। हालांकि उसके शब्दों में थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन वह समझ सकता था कि वह वास्तव में खुश है। उसे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है क्योंकि उसके पिता और बड़ी बहन की भी ऑपरेशन के कारण मृत्यु हो गई थी। हालांकि यह सबके साथ नहीं होता, लेकिन चूंकि वह काफ़ी अंधविश्वासी है इसलिए वह कहती रहती है कि अगर उसने ऑपरेशन करवाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि अभी वह पहले से बेहतर दिख रही है और उसके चेहरे की रौनक भी कुछ हद तक लौट आई है। ऑपरेशन की ज़रूरत न होने के कारण वह खुश है। पहले तो वह उसकी बीमारी के लिए पूर्वी चिकित्सा पद्धति अपनाने को लेकर संशय में था, लेकिन अब उसे लगता है कि पश्चिमी चिकित्सा की तुलना में चीनी चिकित्सा उसकी पत्नी के लिए अधिक उपयुक्त है। साथ ही उनकी पत्नी भी शीमिंग के एक्यूपंक्चर कौशल की लगातार प्रशंसा करती रहीं। डायरेक्टर लू, ये वही रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी। नर्स ने महिला के सभी महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करने के बाद दोनों रिपोर्ट ओल्ड लू को सौंप दी। बूढ़े लू ने सिर हिलाया और रिपोर्ट अपने हाथों में ले ली, लेकिन रिपोर्ट देखते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये अध्याय 580। तुमने उसके साथ आखिर किया क्या? जब बूढ़े लू ने नर्स से रिपोर्ट ली तो उसने उससे शीमिंग को अंदर बुलाने के लिए कहा। वह ये भी चाहता था कि शीमिंग अपने परिणाम देखे। हालांकि उन्होंने उसे 3 महीने का समय दिया है, लेकिन मरीज का इलाज करने में हर दिन और हर रिपोर्ट मायने रखती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास डॉक्टर की कोई योग्यता भी नहीं है। उन्होंने सुना और देखा है कि वह एक्यूपंक्चर में कुशल हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बहू का भी इलाज किया है। लेकिन इस महिला का मामला अधिक जटिल है और बीमारी भी यांग मी की स्थिति से बिल्कुल अलग है। जब नर्स ने उसे अंदर बुलाया तो जीमिंग ने धीरे से वार्ड का दरवाजा एक तरफ सरकाया और कमरे में प्रवेश किया। जब उसकी नज़र ओल्ड लू के हाथ में मौजूद फाइल पर पड़ी तो उसने उस महिला और उसके पति को देखकर मुस्कुरा दिया। वह समझ गई कि यह श्रीमती शिया की रिपोर्ट होगी और उसने दादाजी की टिप्पणी का इंतजार किया। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि रिपोर्ट कैसी होगी, फिर भी उसने थोड़ा घबराए हुए दादाजी सू को देखकर बस मुस्कुरा दिया। फाइल खोलने से पहले बूढ़े लू ने शीमिंग पर एक नज़र डाली। उन्होंने पहले पिछली रिपोर्टों पर नज़र डाली और महत्वपूर्ण जानकारी की जांच की। जैसा कि उम्मीद थी, रिपोर्ट बहुत खराब थी। पहले इस महिला को उच्च रक्तचाप की समस्या थी, लेकिन हृदय रोग होने के बाद से उसका रक्तचाप कम होने लगा और कभी कभी इतना कम हो जाता था कि वह कई बार बेहोश हो जाती थी और उसे सांस लेने में कठिनाई होती थी। इसी तरह उसका शुगर लेवल भी बहुत अधिक था और इसी वजह से डॉक्टर उसकी जटिल स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन करने में हिचकिचा रहे थे। इसी तरह उसकी नाड़ी हमेशा अनियमित थी। कुल मिलाकर रिपोर्ट बहुत खराब थी। ये देखकर उन्हें पहले एक्यूपंक्चर सत्र से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद नहीं थी।
उन्होंने दूसरी फाइल खोली जिसमें नज ने उस महिला की जांच के दौरान की गई टिप्पणियों को दर्ज किया था। यह फाइल देखकर बूढ़ी लू अवाक रह गई। रिपोर्ट को पढ़ते हुए उसका मुंह सदमे से थोड़ा खुला रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उलझन में जी मिंग और रिपोर्ट की तरफ देखा। उसने यही क्रिया 3 बार दोहराई जिससे सभी चिंतित हो गए। डॉक्टर लू, क्या मेरी पत्नी को कुछ हुआ है? क्या एक्यूपंक्चर कारगर नहीं रहा? उस व्यक्ति ने चिंता से पूछा। दादा सू ने उस आदमी के चेहरे पर घबराहट देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए और दांत पीस लिए। उन्हें भी चिंता हो रही थी, लेकिन बूढ़े लू के नाटकीय अभिनय के कारण उन्हें गुस्सा आ रहा था। वह मरीज को क्यों डरा रहा है? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? रिपोर्ट में क्या लिखा है? अरे छोड़ो, मुझे दे दो। बूढ़े लू के कुछ न कहने पर दादा सू चिढ़ गए और चिंतित हो गए। उन्होंने उनसे फाइलें छीन ली और उस महिला के हालिया नतीजे खोल दिए। उन्होंने पहले ही उनकी पिछली फाइल पढ़ ली थी, इसलिए उन्हें उनकी स्थिति की जानकारी थी। जब उसने फाइल खोली तो वह भी अवाक रह गया। जिया मिंग, तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? उसने जिया मिंग की ओर देखते हुए उलझन में पूछा और थोड़ा असहाय महसूस किया। जिया मिंग ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है? श्रीमती जाई ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि सेशन के बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर उन्हें चिंता भी होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। महिला का सवाल सुनकर बूढ़ा लू अपनी तंद्रा से जागा और उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। श्रीमती जाई, श्रीमान जाई, मैं अपने अभी के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय सदमे और उत्साह में इतना डूबा हुआ था कि मैं ठीक से सोच विचार नहीं कर पाया। महिला और पुरुष के हैरान चेहरे देखकर बूढ़े लू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उन्होंने आह भरी और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, श्रीमती जाई, आपकी रिपोर्ट ठीक है। वास्तव में न केवल ठीक है बल्कि पहले से कहीं बेहतर है। आप जानती हैं कि पहले श्रीमती जाई के रक्तचाप और शर्करा स्तर को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था, लेकिन केवल एक ही सत्र के बाद दोनों लगभग नियंत्रण में हैं। अगर एक सत्र के बाद ये परिणाम है तो मुझे लगता है कि दवा और आहार की मदद से वे पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। श्रीमान जाई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। बूढ़े लू ने उस आदमी की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम। दादासू के दफ्तर में बूढ़ा लू सोफे पर बैठा रिपोर्ट को घूर रहा था, जबकि दादासू उसके सामने बैठे थे। चूंकि वह शीमिंग की असली पहचान जानता था, इसलिए उसने इस बात को आसानी से भुला दिया, लेकिन फिर भी यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। बूढ़े लू ने अपने होंठ सिकोड़े और शांति से चाय पी रही शीमिंग की ओर देखा। उसने ये कैसे कर लिया? हालांकि उन्हें चीनी चिकित्सा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात वे जानते हैं कि यह धीरे धीरे काम करना शुरू करती है और पश्चिमी चिकित्सा की तरह इसके त्वरित और उत्पादक परिणाम नहीं हो सकते हैं। हालांकि आज शीमिंग ने एक महिला को केवल एक बार एक्यूपंक्चर दिया और उसकी हालत में जबरदस्त सुधार हुआ। अब उसे समझ में आ गया है कि ओल्ड सू शीमिंग को मुख्य चिकित्सक क्यों नियुक्त करना चाहता है। वह वाकई एक कुशल चिकित्सक है। हालांकि वह 3 महीने इंतजार करेगा और परिणाम आने के बाद ही उसे नियुक्त करेगा। आखिरकार यह उसकी परीक्षा है और इसी तरह लोग उसकी क्षमताओं पर भरोसा कर पाएंगे। सुश्री, 3 महीने बाद आपसे मिलने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। आशा है कि हम भविष्य में साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ओल्ड लू ने शीमिंग की ओर मुस्कुराते हुए सिर उठाया और कहा। जिया मिंग उसके शब्दों को सुनकर अचंभित रह गई, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाया। दादा सू उस पर एक गर्वित पिता की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खुशी थी कि उस महिला को अपने घर लाने का उनका निर्णय सही था। आखिरकार उसी महिला की बदौलत उन्हें जी मिंग मिला और इतना उत्तम शिष्य प्राप्त हुआ। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।